हमने अभी तक किया है, देखिए वो ये है कि आपके पास इंडिविजुअल और ईओपी की जो रेट्स हैं उनको हम स्लैब रेट भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव, मार्जिनल, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे रेट बढ़ता है, तो इसलिए हम उसको प्रोग्रेसिव रेट भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है सैलरीड केस और एक है नॉन सैलरीड केस। अच्छा, अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो सैलरीड केस हो जाएगा, यानी कि कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। अगर सैलरी इनकम बिल्कुल ही जीरो है तो नॉन सैलरीड हो जाएगा, कैटेगरी नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पर दोनों इनकम हो, कौन सी, सैलरी इनकम भी हो और साथ में अदर सोर्स या बिजनेस इनकम वगैरह भी हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये रेशियो अगर 75% से ज्यादा है तो ये सैलरीड केस होगा। अच्छा, हमारी बुक में शायद ये 75 की जगह 25% प्रिंट हो गया है, तो इसको आप काट करके सही कर लीजिएगा, ठीक है, वो इंक थोड़ी सी फैल गई होगी। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो मिस्टर ए हैं ये नॉन सैलरीड केस है, इसलिए जब आपने 5.1 को 7.1 से डिवाइड किया तो ये 75% से कम है, और अगर मिस्टर भी देखें तो ये 75% से ज्यादा है, तो ये सैलरीड केस हो गए। और अगर मिस्टर सी के हम एग्जाम्पल लें तो ये एग्जैक्टली बन रहा है 75%, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी होगा नॉन सैलरीड केस। तो आपके पास क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही आते हैं जिसमें मिक्स इनकम होती है ज्यादातर। ओके, तो अब ऐसे में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है। अच्छा, फिर जो रेट्स हैं तो ये नॉन सैलरीड के हैं, साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम कहते हैं स्लैब नंबर। तो पहले स्लैब में आपके पास है 4 लाख यानी कि 0, ओके, 0 टैक्स हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक एग्जम्पशन, और साथ में कहते हैं मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट। ओके, अच्छा ना, उसके बाद ये हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम है 3.2 मिलियन तो आप आ रहे हैं स्लैब नंबर 6 में, और स्लैब नंबर 6 में जो स्टार्टिंग टैक्स है वो है 3,70,000। तो इस स्लैब में जो स्टार्टिंग इनकम है वो 3 मिलियन है और स्टार्टिंग टैक्स 3,70,000 है, यानी कि 3 मिलियन पर टैक्स बन गया 370,000। और अब जो एक्सीडिंग फिगर है जो हमारे केस में 2 लाख रुपए है, उस पर टैक्स कितना लगेगा, 25%। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कॉपी कर ली, ये एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व की, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ना, इसके बाद ये आपका है सैलरीड केस। तो सैलरीड केस में भी बेसिक एग्जम्पशन का कंसेप्ट है जो कि 6 लाख रुपए है। ओके, अच्छा ना, उसके बाद कंपनी की टैक्स रेट 29% है, कंपनी के केस में बेसिक एग्जम्पशन कोई नहीं होता। तो उसका ये तो एक लिस्टिंग है, ये स्लाइड बाद में करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था फुल टाइम टीचर अलाउंस, कि अगर आप किसी एनपीओ में फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो तो आपकी टैक्स पेबल की फिगर 25% कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन वगैरह। तो जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को आप छोड़ दें तो बाकी सब के सब रिकॉग्नाइज होते हैं। यही वजह है कि अगर एनपीओ का जिक्र तो आए लेकिन रिकॉग्नाइज है यानी ये नहीं बताया एग्जाम क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो रिकॉग्नाइज है। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सिर्फ साइलेंट इनकम है तब तो आप टैक्स लायबिलिटी का 25% रिबेट वर्कआउट करें और माइनस कर दें। लेकिन अगर आपके पास सैलरी के अलावा कोई और इनकम भी आ रही है तो अब आपको एक वर्किंग करनी होगी और देखना पड़ेगा कि सैलरी पर टैक्स कितना बनता है अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो, और फिर उसका 25%। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये हमने क्वेश्चन किया था ना, देखिए मिस्टर बी, अगर इनकी सैलरी इनकम है 3 मिलियन, अदर सोर्स की इनकम है 6 मिलियन, तो ये आपका हो गया सैलरीड केस। ठीक है, अच्छा, जब आपने स्लैब रेट इस्तेमाल किया तो 3.5 मिलियन पर 3,70,000 एक्सीडिंग फिगर का 20%, ये आपका आ गया ग्रॉस टैक्स। अच्छा, अगर सिर्फ सैलरी इनकम होती और ये ब्रेकअप ना होता तो हम 3,90,000 का 25% वर्कआउट करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सैलरी के साथ साथ अदर सोर्स की इनकम भी आ रही है तो हमने क्या करना है, एक सेपरेट वर्किंग करनी है। उस वर्किंग के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा, 70,625। ये फिगर कैसे आई, हमने एक वर्किंग अलग से की और वो हमने क्या किया कि
टैक्सेबल सैलरी 3 मिलियन, और उस पर टैक्स बना, ग्रॉस टैक्स स्लैब भी चेंज हो गया 280 to 500, इसका 25% ये हम कर चुके हैं। ओके, अच्छा ना, अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा, प्लीज कैटेगरी 2 का स्लैब रेट दिखा दें फुल। ओके, कैटेगरी नंबर 2 उसका स्लैब अगर आपको देखना है तो वैसे तो खैर आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक में है वो। स्लैब नंबर 2 का ये पहला पोर्शन है, और ये दूसरा पोर्शन हो गया। बिजली एक ही पोर्शन है, लेकिन हमारी स्लाइड पे जो जगह कम थी तो हमने उसको 200 में डिवाइड कर दिया। ये पहला पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है। ओके, अच्छा ना, अब उसके बाद अच्छा हमने फिर डिस्कस किया था फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अच्छा ना, एक मिनट, अच्छा इसमें एक चीज आप जरा नोट कर लीजिएगा जिससे पहले कि मैं आगे बढ़े। देखिए, बुक के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हुआ ये था कि जुलाई में जब जून में बजट आया तो लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ गया था हज के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ कि हज पे जाने से पहले इतना टाइम नहीं था कि हम पूरी बुक रिवाइज करते हैं, तो हमने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक रिवाइज किया और उसको नाम दे दिया वॉल्यूम नंबर 1, ठीक है। फिर पब्लिशर से मिस्टेक हुई और उसमें उन्होंने टैक्स ईयर 2019 लिख दिया, लेकिन अंदर वो 2020 लिखा हुआ था। ओके, अच्छा उसके बाद हुआ ये कि जब वापस आए तो फिर हमने वॉल्यूम 2 पब्लिश करवाया, तो वो हुआ चैप्टर नंबर 11 से लेकर के ऑनवर्ड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो वॉल्यूम 1 अलग, वॉल्यूम 2 अलग। लेकिन बाद में जब वो पहला लॉट खत्म हुआ तो फिर पब्लिशर ने 1 और 2 की जगह कंबाइंड वॉल्यूम प्रिंट कर लिया। तो अब अगर आज आप परचेस करते हैं तो आपको कंबाइंड वॉल्यूम परचेस करना चाहिए जिसमें इनकम टैक्स के चैप्टर सारे हों और सेल्स टैक्स भी हो। लेकिन अगर किसी ने पहले वॉल्यूम 1 परचेस कर लिया था और वो बाद में वॉल्यूम 2 सिर्फ परचेस करेगा तो उसका काम चल जाएगा। तो पेटी वाले के पास जो है वो जो बुक शॉप है उसके पास वॉल्यूम 1 भी अवेलेबल है, वॉल्यूम 2 भी अवेलेबल है। लेकिन आज अगर आपको परचेस करना है तो फिर कंबाइंड वॉल्यूम परचेस करेंगे। अच्छा ना, कहाँ से अवेलेबल होगा तो उसके लिए मैंने शायद उसमें ग्रुप में भी शेयर किया था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो एक व्हाट्सएप है उनका, वो आप जरा लिख लें नंबर और वहाँ आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन की फैसिलिटी है, ठीक है। अच्छा ना, वो नंबर आप नोट कर लें, जस्ट अ मिनट। अच्छा, वो नंबर है 0309 200 9090। मैं रिपीट करता हूँ, 0309 200 9090, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और अगर आप जो है वो कराची में हैं तो आप जाके परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर कराची के लिए है। अच्छा ना, तो वो आप जो व्हाट्सएप है उनका उस पर कांटेक्ट करके आप बात कर लें। उन्होंने जो मुझे बताया है वो ये कि वो कोरियर के जरिए भिजवा सकते हैं। वो आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, थोड़ी एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, लॉकडाउन चल रहा है। ओके, अच्छा ना, अब हम जरा अपने कंसेप्ट आगे लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन वगैरह सब बाद में देखेंगे, राइट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने फुल टाइम के बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा स्पीड से रिवाइज करते हैं वरना चीजें आपको पता रह जाएंगी। देखिए, अच्छा सॉरी, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, अब हम डिस्कस करेंगे बहबूद वाला सर्टिफिकेट। अच्छा, इसका जरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बगैर ये बात समझना इतना आसान नहीं होगा। सुने गौर से,
ये जो पहला पैराग्राफ है ये बहबूद का नहीं है, ये एक बैकग्राउंड है। अच्छा, बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ होते हैं नेशनल सेविंग सेंटर्स, गवर्नमेंट का ये इदारा होता है। ओके, अच्छा, मिस्टर ए वहां जाएं और वहां जाकर के कुछ सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हैं, जिन्हें कहते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट वो वहीं पर होता है, पोस्ट ऑफिस में नहीं होता। ओके, इसी के से वो बहबूद सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अच्छा, अब ये जनरल कंसेप्ट पता है क्या है? ये पैराग्राफ है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और कुछ और सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो हम सिर्फ दो की बात करेंगे, एक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और एक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। ओके, पेंशन और बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, उसका ट्रीटमेंट बहबूद वाला ही होता है। तो हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और एक है बहबूद सर्टिफिकेट्स। ओके, देखिए फर्क क्या है। अगर कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज करे तो वो होता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो उस पर नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, और वो जो इंटरेस्ट है जिसको प्यार से कहते हैं प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट आराम होता है, तो अगर हम उसको प्रॉफिट कह दें तो क्या हाल है? वो जायज हो जाना चाहिए, ठीक है, हलाल हो जाएगा वो बहरहाल। तो जो इसलिए उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट्स, है बेसिकली वो इंटरेस्ट। ओके, अच्छा आप सुने, तो उस पर 15% टैक्स लग जाएगा, बल्कि वो क्या करते हैं 15% टैक्स काट के नेट पेमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसलिए उसमें वो जो नॉर्मल स्लैब रेट और नॉर्मल स्लैब भी एप्लीकेबल नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन इस तरह से अवेलेबल नहीं है बहरहाल। अच्छा, ये हो गया 14% रेट हो गया। लेकिन जब बहबूद की उन्होंने बात की तो बहबूद पर उन्होंने कहा इस पर पहली बात पे कि टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। बहबूद के बारे में उन्होंने कहा कि पहली बात पे के साथ उस पर टैक्स डिडक्शन सोर्स नहीं होगा। अच्छा, जब टैक्स डिडक्शन सोर्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो सेपरेट ब्लॉक भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल हो गए। अच्छा, नॉर्मल स्लैब रेट आप देख चुके हैं कि उसमें अगर हम नॉन सैलरीड की बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 4 लाख रुपए है। और स्टार्टिंग टैक्स बोले, स्टार्टिंग टैक्स की परसेंटेज वो है जनाब 5%, मैक्सिमम परसेंटेज बोलिए 35%, और हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट का मतलब बेसिकली होता है ए डिवाइड बाय बी, यानी कि ए है टैक्स लायबिलिटी और बी है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, तो उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। चलें, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जरा एवरेज रेट पहले समझा देता हूँ, उसलिए उसकी एप्लीकेशन सामने आने वाली है। देखिए, ये हमने देखा ना, इस 3.2 मिलियन की इनकम में टैक्स कितना लगा? 4,20,000। तो जरा एक काम करें, आप कैलकुलेटर लें और आप 4,20,000 को डिवाइड करें 3.2 मिलियन से, और मुझे बताएं परसेंटेज कितनी आ रही है। 4,20,000 डिवाइड बाय 3.2 मिलियन, परसेंटेज बोले। अच्छा ना, परसेंटेज आ रही है 13% तकरीबन, ठीक है। तो ये 13.1% है ना, इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसे किसे एक काम और करें जरा, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो अब वही काम दोबारा करें। 11,60,000 डिवाइड बाय 58 lakhs, तो डिवाइड करें और मुझे बताएं कि इस वक्त अब इसके केस में एवरेज रेट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 20%, ठीक है। तो सुने जरा, तो इससे एक बात क्लियर हो गई, वो ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका एवरेज रेट भी इंक्रीज होगा, सही है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका एवरेज रेट भी इंक्रीज होगा। अब हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक हम कहते हैं एवरेज रेट, जैसे कि आपने देखा नीचे वाले एग्जाम्पल में एवरेज रेट कितना है? 20% है, और ये 30% क्या है? ये इसे हम कहते हैं एप्लीकेबल टैक्स रेट, यानी अगर इनकम थोड़ी सी और बढ़ेगी
तो जो ज्यादा इनकम होगी, जो बढ़ेगी, उस पर कितना लगेगा? 20% नहीं लगेगा, 30% लगेगा ना। तो एक होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स और एक होता है एप्लीकेबल टैक्स रेट। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में एवरेज रेट कितना है 13.1 और एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है 25% है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो अब हम वापस आते हैं अपने बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। देखिए ना, आप एक केस सुनिएगा, ये रिबेट कैसे हुआ। अच्छा ना, देखिए इस केस में यस, देखिए ना, ये जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स है, इस पर तो इनकम कम है तब भी 15%, ज्यादा है तब भी 15%, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर किसी ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज किए तो उस पर लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट। अच्छा, नॉर्मल स्लैब रेट तो 5% भी हो सकता है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 35% भी हो सकता है, और एवरेज जो है वो 8% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर एक बेनिफिट उन्होंने दिया कि आप लगाएं तो नॉर्मल स्लैब रेट, लेकिन इस पर जो टैक्स रेट है वो 10% से ज्यादा ना होने पाए, ठीक है ना। तो अब अगर टैक्स रेट इफेक्टिवली एवरेज रेट 10% से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा है वो आप माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एक कंसेप्ट क्या है मिनिमम टैक्स का, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ ये कंसेप्ट है मैक्सिमम टैक्स का, ये बहबूद वाले पर मैक्सिमम जो रेट है वो 10%। अच्छा, तो फिक्स नहीं किया उन्होंने, यानी अगर एवरेज रेट कम है तो कम है, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो फिर आप उसको कम करके 10% पर लाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग इशूड बाय और पेंशन एंड बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इस पर विदोड़ी नहीं होगा, वो टैक्स काट के नहीं देंगे आपको, आप खुद पे करेंगे बाद में। अच्छा, और ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। अच्छा, नॉर्मल स्लैब रेट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। देखिए, एवरेज रेट क्या होता है, आपने जो भी इनकम वर्कआउट की है उस पर जो आपने टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की है उसको आप डिवाइड कर दें, तो टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, ये क्या हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ओके, अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, देखिए, हाउ टैक्स रेट शैल नॉट एक्सीड 10% such profit, which means that if average rate of tax on income including such profit is more than 10%, then tax rate on such profit would apply to reduce the tax on। तो बात ये कि जितना आपका ज्यादा है उसको आप कम कर देंगे, तो उससे हम रिबेट करते हैं, आपका टैक्स कम हो रहा है। ओके, अच्छा ना, तो अब एक काम करते हैं, इसकी एग्जाम्पल जरा करते हैं बहुत ही सुकून के साथ, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, तो अब ऐसे में ये हमने यहाँ खतवार लिख दिया है कि एवरेज रेट क्या होता है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप समझ लें तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, पहले एग्जाम्पल सुकून के साथ करेंगे और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल आपको भी करवाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, मिस्टर ए इनकम फ्रॉम बिजनेस है कितनी 8 मिलियन, प्रॉफिट ऑन बहबूद है 1 मिलियन, ये हो गया 9 मिलियन, ठीक है। अच्छा, यहाँ चूंकि बिजनेस इनकम है और प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि बेसिकली अदर सोर्स में आता है, तो साइलेंट इनकम 0 है ना, तो ये हो गया नॉन साइलेंट केस। अच्छा, जब ये नॉन साइलेंट केस हो गया तो इस पर कैटेगरी नंबर आप इस्तेमाल करेंगे कौन सी 1। अच्छा, तो हमने कहा था अभी नॉन साइलेंट केस। अच्छा, कैटेगरी नंबर 1 आप निकालें, बुक आपके पास होगी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आप आ रहे हैं बिल्कुल लास्ट स्लैब में, जिसमें 6 मिलियन पर टैक्स बना 1.22 मिलियन, और जो एक्सटेंडिंग फिगर है 3 मिलियन उसका बन गया 35%, ये आपका हो गया ग्रॉस टैक्स, राइट। अच्छा, भी काम करें, आगे चलते हैं। आप देखिए नॉन साइड केस कैसे है, क्योंकि सैलरी इनकम बिल्कुल ही 0 है ना, जहां सैलरी बिल्कुल ही 0 हो तो वो ऑटोमेटिक नॉन सैलरी हो गया। सैलरी केस होने के लिए सैलरी इनकम होना जरूरी है, और वो भी जब आप डिवाइड करें टैक्सेबल सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम तो वो 75% से ज्यादा हो, यहाँ तो सैलरी है ही नहीं। ओके, अच्छा, अब जरा काम करें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप जरा मुझे इसमें एवरेज रेट वर्कआउट करके बताएं।
यानी 2.27 मिलियन डिवाइड बाय 9 मिलियन, ठीक है, डिवाइड करें जरा, ये एवरेज रेट आ गया तकरीबन 25%, सही है ना, ओके 25.22%, ओके। तो अब सुनाइए, चूंकि एवरेज रेट ज्यादा आ रहा है और इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि बहबूद के ऊपर भी टैक्स लग गया तकरीबन 25%, तो बहबूद के ऊपर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10%, ठीक है। आप जरा एक काम करें, आप बहुत टेक्निकल पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जरा कैलकुलेटर आपके पास बिल्कुल हाथ में रखें, 25 एप्लीकेबल है, होना चाहिए 10, तो जरा आप मुझे कैलकुलेटर पर माइनस करके बताएं, 25 माइनस 10 कितना हो गया, 15, ठीक है, बिल्कुल सही है, सब आपको कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है, ओके। चलें, आप में से कितने लोगों ने 25 माइनस 10 कैलकुलेटर पे किया होगा, हाथ खड़ा करें। चलें, कुछ बच्चों ने कैलकुलेटर पे किया है। चलें, मुझे एक बार बताइएगा जरा, अगर कोई स्टूडेंट 25 माइनस 10 कैलकुलेटर पे कर रहा है तो सब क्या कहेंगे, अगर कोई 25 माइनस 10 कैलकुलेटर पे करके बता रहा है उसको आप क्या कहेंगे, बेवकूफ, ठीक है, ओके, लेजी, ठीक है ना, बेवकूफ तो ऐसा नहीं है, उसको आप कहें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है। ये इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसे आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब हमें वो जो एक्सेस 15% है वो माइनस कैसे करना है। अच्छा, उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक प्रोसेस आपको बना के दिया है जो कि अच्छा किसी ने कहा, चले मैंने कहा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो किसी ने कहा मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, नहीं गलत, यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट कब आता है, जब ब्रेन हो, ठीक है। चल आगे चलते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अच्छा आप सुनाए, इसका प्रेजेंटेशन पता क्या है, टैक्स क्रेडिट ऑन प्रॉफिट ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स, ओके। अच्छा, ये तो हमने हेडिंग डाल दी, अब हम ये कह रहे हैं कि जनाब इस एवरेज रेट के हिसाब से बहबूद के ऊपर टैक्स लग कितना रहा है और मैक्सिमम कितना लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट्स एट एवरेज टैक्स रेट। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एचबीआर के ब्रोशर में ये प्रेजेंटेशन गिवन है, ठीक है। अच्छा, क्या किया, ए डिवाइड बाय बी इंटू सी, वही 25.22% जो आपने लिया था ना, तो बहबूद के प्रॉफिट के ऊपर जो एक्चुअल में रेट आ रहा है आपके पास, टैक्स बन रहा है वो कितना आ रहा है, 252,222, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अब आप फिर कैलकुलेटर ले जरा, 10 लाख रुपए का आप 10% वर्कआउट करें, कितना बना, ओके, ये आपका बन गया कितना, 1 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो 1 लाख रुपीज टैक्स होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर वाले कैलकुलेशन में 152,222 एक्स्ट्रा है, ये रिबेट है, इसको आप माइनस कर दें तो ये आपकी टैक्स एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना, ओके। हम ये भी कर सकते थे कि हमारे पास एवरेज रेट आ रहा था 25.22 माइनस 10%, तो 15.22% माइनस, वो भी कर सकते थे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन एसबीआई ने अपनी ब्रोशर में दी हुई है, ओके। अच्छा, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि आपसे हम एक क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। अच्छा ना, आप जरा एक क्वेश्चन आप लोग कॉपी करें, आप सबके पास रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा सर, 1 मिलियन कैसे आया, ये हमारे इलस्ट्रेशन में गिवन है, यानी ये समझिए कि एक तरह से क्वेश्चन है ना, यानी ये फिगर जो है, ये जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन है और फिर इसका नीचे आंसर है, तो ये गिवन फिगर है, ओके। अच्छा ना, अब जरा काम करें, ये आप जरा एग्जांपल कॉपी करें, इसको फटाफट सॉल्व करें। साइड इनकम 4.2 मिलियन, प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स 6 लाख, टैक्स इनकम आ गई। चलें जरा इसको कॉपी करें और आपके पास हैं 2 मिनट, जल्दी करने तो मैं बता दीजिएगा।
ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। अच्छा, आप मुझे जो अमाउंट बताएंगे, अच्छा, लेस ऑफ 20% ऑफ टैक्स इनकम अभी भी है, और अगर उसको हिसाब से 36 के टैक्स क्रेडिट मिलता है तो बाकी का क्या नेक्स्ट ले सकते हैं। भाई आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, ओके। तो जरा एक काम कीजिएगा, ताहा ताहा फहद, आप मुझे वॉइस मेल के जरिए ग्रुप पर क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, आंसर किसी ने दिया है 5,15,000 नेट टैक्सेबल, ओके। चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं, बाकी सब लोग सॉल्व कर लें, फिर देखते हैं। ओके, एक और आंसर आ गया 611,250। ओके, 611,250, तो ये आपके साथ जरा शेयर कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये है सैलिड केस, जो हमने क्या किया 4.2 मिलियन डिवाइड बाय 4.8 मिलियन, ठीक है, तो ये आपका 75% से ज्यादा है, तो ये सैलिड केस हुआ। इट मीन्स कैटेगरी नंबर 2, ओके। अच्छा, कैटेगरी नंबर 2 में 3.5 मिलियन पर 3,70,000 है, और एक्सीडिंग फिगर का 20%, तो ये आपका सा गया ग्रॉस टैक्स। अच्छा, अगेन वही आप करें कि 6,30,000 डिवाइड बाय 4.8 मिलियन, तो ये आपका एवरेज रेट 10% से ज्यादा आएगा। अच्छा ना, तो अब देखिए हमने क्या किया कि एवरेज रेट के हिसाब से एक्चुअल में टैक्स बना 78,750, अब बनना कितना चाहिए 6 लाख का 10%, यानी कि 60,000 रुपए, तो इस तरीके से आपके पास एक्सेस शामिल है। अच्छा, तो ये आ गया 611,250। अच्छा, एक बात जरा गौर से सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एक्चुअल फिगर आ रही होती मिसाल के तौर पर 58,750, एवरेज रेट आपका 10% कम होता, तो फिर आप डिफरेंस को लेकर के कुछ भी नहीं करते। ये रिबेट सिर्फ कब होगा जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा आ रही हो 60,000 से। अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 60,000 से कम आ रही है, तो यहाँ आप 18,750 की जगह कर देंगे नील। अच्छा, कभी अगर नील भी हो रहा हो ना, तो आपको ये प्रेजेंटेशन दिखानी है अगर बहबूद का सर्टिफिकेट आ रहा हो, इसलिए कि बहबूद का, चले मैं कह रहा हूँ कि आपकी टैक्स रेट नहीं ला रहा है, एवरेज 10% कम है, तभी भी आपको क्या करना है। अच्छा, आप सब लोग आवाज आ रही है? अच्छा देखिए, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपने क्वेश्चन किए, मैं इसको एक बार और डील कर लेता हूँ, सुने गौर से। ये जो, जैसे मिनट, ये है ना हमारे पास केस, बहबूद का सर्टिफिकेट आ रहा है। अच्छा, अगर ये बहबूद की जगह डिफरेंस सेविंग सर्टिफिकेट होता, तो हम सारे इनकम पे नॉर्मल टैक्स लगाते और 6 लाख पर 15% टैक्स लगाते, सही है ना, ओके। और वो पहले से कार्ड शिको होते हैं, ठीक है।
अच्छा, लेकिन चूंकि बहबूद का है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका है नॉर्मल टैक्स रिजीम, इस पे नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए हमने उसको साइलेंट इनकम में शामिल किया है। अच्छा, जब हमने नॉर्मल टैक्स लगाया तो नॉर्मल टैक्स आपका आ गया 6,30,000, क्योंकि ये 10% से ज्यादा है, तो वैसे तो सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहबूद के प्रो ने क्या किया कि बहबूद के ऊपर जो मैक्सिमम रेट है वो कितना हो सकता है, 10%। अच्छा, अब अच्छा, इनकेस इनकम फ्रॉम सैलरी एंड आल्सो इनकम, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपका साइलेंट इनकम भी आ रही है, प्रॉफिट ऑन बहबूद भी आ रहा है। अच्छा, चूंकि प्रॉफिट ऑन बहबूद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल इनकम है, इसलिए हमने उसको इनकम में शामिल किया। और अब सैलरी केस, नॉन सैलरी केस के लिए हम क्या करेंगे, इस बहबूद को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि 4.2 मिलियन डिवाइड बाय 4.8 मिलियन। ठीक है, अगर ये 75% से ज्यादा है तो सैलरी केस है। फिर आपका ग्रॉस टैक्स कितना आ गया, 6,30,000, विच इज मोर देन 10% एवरेज रेट। ओके, तो अब ऐसा हम क्या करेंगे, हमने कहा जनाब कि वो जो हमने एवरेज रेट वर्कआउट किया है 630 डिवाइड बाय 4.8 मिलियन, इसके हिसाब से बहबूद के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 78,750। और लॉ ये कहता है कि बहबूद के ऊपर मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए, एवरेज रेट नॉट मोर देन 10%। तो अब 10% के हिसाब से फिगर कितनी आनी चाहिए थे, 60,000। एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है, 78,750, तो ये हो गया ना एक्स्ट्रा। अब सुनिए, वो जो हम बात करते कि अगर यहाँ 78,750 की जगह एग्जैक्टली 60,000 की फिगर आ रही होती, तब भी हम 18,750 को निल कर देते। अच्छा, यहाँ 78,000 की जगह 58,000 की फिगर आ रही होती, तभी भी हम 18,750 को निल कर देते। ओके, अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कि साहब टैक्स क्रेडिट में और टैक्स रिबेट में क्या फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता ज्यादा, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दिस केस इज ओनली फॉर बहबू सेविंग सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेबल ऑन अदर सेविंग सर्टिफिकेट। तो सुने, ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, ये बहबूद के लिए भी है और दो और चीजों के लिए है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट एंड शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। ठीक है, तो तीन चीजों के लिए एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, उसके लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब किस में आएंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 15%। ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा, अब इसके दूसरे नाम बाद में लिखते हैं। देखिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है, अगर आप रेजिडेंट हैं, ठीक है, और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो है ही, साथ में कोई फॉरेन सोर्स इनकम भी आ सकती है, लेट्स से बिजनेस इनकम आ रही है। ठीक है ना। तो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि इस केस में क्या आपकी बिजनेस इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है। हो सकती है किस केस में, टैक्स ट्रीटी हो, या आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, या आप रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो। ठीक है, तब तो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट होगी, और जब एग्जम्प्ट होगी तो टैक्स नहीं लगा, फिर ये पैराग्राफ अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी ना हो, आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ना हो, आप रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट ना हो, तो उस सूरत में आपकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी और बाहर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हो गया डबल टैक्स, और जहां फॉरेन सोर्स इनकम वाकई में डबल टैक्स हो, वहां ये रिबेट मिलता है। अच्छा, इस रिबेट का फॉर्मूला क्या है, देखते हैं जरा, इसको पढ़ेंगे हम। फॉरेन सोर्स इनकम बाय रेजिडेंट इज नॉर्मली एग्जाम्प्ट इन पाकिस्तान, कैसे, टैक्स ट्रीटी हो या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो या फिर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो। तो ये पैराग्राफ एप्लीकेबल है, तब तो आगे के पैराग्राफ खत्म। लेकिन अगर ये पैराग्राफ एप्लीकेबल नहीं है, इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है, तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स होगी। देखिए, हमने पैराग्राफ नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि अगर टैक्स ट्रीटी हो या आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ रहे हो या आप रिटर्निंग एक्सपेक्टेड की डेफिनेशन में आ रहे हो, तो फिर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। अच्छा, ऐसा अगर कोई केस नहीं है,
तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी, और जब डबल टैक्सेबल होगी तो उसके बाद क्या प्रकार पड़ते हैं हम देखिए। हाउएवर इफ सच इनकम, ये कौन सी है, फॉरेन सोर्स इनकम, इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टैक्सपेयर हैज ऑलरेडी पेड इनकम टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। तो क्या हुआ कि क्योंकि ऊपर वाली तीनों चीजें नहीं है, कोई एक चीज भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस इनकम के ऊपर फॉरेन कंट्री में भी टैक्स पे किया है और पाकिस्तान में भी टैक्स पे करने की बात हो रही है, तो डबल टैक्स हो गया ना। तो जहां फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही हो, वहां पर फिर आगे क्या लिखा है, देन द रेजिडेंट टैक्स पेयर शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड बाय हिम एज लोअर ऑफ। तो दो फिगर्स हैं, उनमें से जो लोअर है वो आपका रिबेट होगा, ठीक है। दो फिगर्स कौन सी हैं, एक है टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री। अच्छा, ये फिगर तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वैसे कोई रिबेट नहीं होना, ठीक है। और दूसरी फिगर क्या है, पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एट एवरेज रेट, और एवरेज रेट क्या, वही ए डिवाइड बाय बी इंटू सी। कौन सा, पहले आप फुल टाइम टीचर अलाउंस वाला रिबेट वर्कआउट कर लें, वो माइनस हो चुका है। अगर कोई आपका बहबूद का रिबेट है वो माइनस हो चुका है, और उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी है ये वो है, ओके, इस रिबेट को कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि है आसान। अच्छा, अब एक और चीज, ये नोट जरा सुनिएगा, आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में एक पॉइंट डिस्कस किया था रिगार्डिंग फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम। वो ये थी कि साहब टैक्स डी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट रिटर्निंग एक्सपेक्टेड ये तो अप्लीकेबल हैं, इसके साथ साथ दो ग्राउंड्स और अप्लीकेबल थे फॉर एग्जाम्पशन। उनमें से ग्राउंड क्या था कि अगर आपने फॉरेन सोर्स सैलरी पर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना, याद आया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन सोर्स सैलरी तो डबल टैक्स हो ही नहीं सकती, फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम डबल टैक्स नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बाहर टैक्स पे कर दिया, इतना काफी है, पाकिस्तान में टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं फिर। हाँ, बिजनेस इनकम है और कोई इनकम है सैलरी के अलावा, उसमें हो सकता है कि आपने बाहर भी टैक्स पे किया और यहाँ भी टैक्स पे करने की बात हो रही हो। तो ये नोट जरा पढ़ लेते, देखिए क्या लिखा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन सोर्स सैलरी earned by resident as the same is exempt in Pakistan if the tax on that salary is paid in the फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम डबल टैक्स हो नहीं सकती, तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब मिलता है, जहां कोई फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही हो। अच्छा, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल कर लें तो ये आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, लेकिन वही बात कि आपके पास जरा कैलकुलेटर होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर ए ने आपने इनकम डिस्क्लोज की है। अच्छा, पाकिस्तान में जो उसकी इनकम आ रही है उसमें सैलरी है 3.6 मिलियन, ठीक है, अदर सोर्स है 2 मिलियन। अच्छा, फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम वो है 3 मिलियन जो कि पाकिस्तान में टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिजनेस इनकम के रेफरेंस से ना तो आपके पास टैक्स ड्यूटी है, ना आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं, ना आप रिटर्निंग एक्सपेक्टेड हैं, ओके, और आपने टैक्स कितना पे किया, 6 लाख रुपए। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल होगी ना, ओके। आप जरा गौर से एक एक फिगर डिस्कस करते हुए चलते देखिए, ओके। सैलरी ये तो हो गई पाकिस्तान सोर्स इनकम, फिर आपने क्या किया, फॉरेन सोर्स इनकम ऐड की, ये आपका सो गई टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब फॉरेन सोर्स इनकम बहरहाल बिजनेस इनकम है और नॉर्मल इनकम है, तो जरा एक काम करें, टैक्सेबल सैलरी 3.6 मिलियन डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 8.6 मिलियन, तो जो रेशियो आएगा वो तो नॉन सैलरी वाला होगा, डेफिनेटली तो 75% बहुत कम है। तो अब नॉन सैलरी वाला रेट हम इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे, 6 मिलियन पर 1.22 मिलियन और 2.6 मिलियन पर 35%, ये आपका सा ग्रॉस टैक्स। यहाँ पे जरा रुक जाए आप। अच्छा, अब जरा यहाँ पर मुझे एक बात का जवाब दें, अब तक की जो फिगर आपको नजर आ रही है क्या उसमें फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही है? अब तक का जो डिस्कशन है आपके सामने, क्या उसमें
फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही है? द आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि अब हुआ यह है कि आपने बाहर भी टैक्स पे किया है, और चूंकि आपने यहाँ पे इनकम में शामिल किया, तो जब इनकम में शामिल हुआ तो उस पर यहाँ टैक्स भी शामिल हो गया, डबल टैक्स हुआ ना। तो अब रिबेट कैसे वर्कआउट करेंगे? सो सिंपल, देखिए बटन दबाया, रिबेट वर्कआउट हो गया, खत्म बात। देखिए पाकिस्तान में वो जो हमने कहा था ना ए डिवाइड बाय बी इंटू सी, तो ए आपके पास है 2.13 मिलियन, बी है टैक्स में इनकम ये हो गया 8.6 मिलियन, और मल्टीप्लाई करेंगे फॉरेन सोर्स इनकम से तो ये हो गया 743,023। यानी कि पाकिस्तान में एवरेज रेट के हिसाब से जो टैक्स आप वर्कआउट कर रहे हैं उस फॉरेन सोर्स इनकम पर, वो कितनी बनती है? 743,000। और फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स पे किया है? 6 लाख रुपीस। तो इन दोनों में से कौन सी फिगर आपका रिबेट होगा? विच एवर इज लोअर, तो ये हो गया 6 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपका ये टैक्स बन गया। अब इसमें कंसेप्ट सुनिए, देखिए 2 मिनट की बात है बस, इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए बात ये कि साहब अगर फॉरेन सोर्स इनकम में टैक्स ट्रीटी होता या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वगैरह होता तो हम इस 3 मिलियन को शामिल ही नहीं करते, टैक्स रेट से वर्कआउट ही नहीं होता, सही है ना? ओके, लेकिन चूंकि हमने इसको शामिल किया है, टैक्स वर्कआउट किया है, तो डबल टैक्स हो गया ना। लेकिन असल में डबल टैक्स नहीं हो रहा है। कैसे? सुने, हमने पाकिस्तान में टैक्स वर्कआउट किया 743,000 जो ऊपर 21,30,000 में शामिल है, सही ना? ओके, और हम 6 लाख माइनस करें तो ये 6 लाख रुपए क्या है? ये वो टैक्स है कि जो हमने फॉरेन कंट्री को पे किया है। तो 6 लाख पेमेंट बाहर कर रहे हैं, माइनस यहां से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा है तो डिफरेंस आप पे कर देंगे, एग्जैक्टली डबल टैक्स नहीं हो रहा है। हम ऐसा नहीं कि साथ 6 लाख वहां पे करें और 743,000 यहाँ पे करें, ठीक है ना? इस तरह से डबल टैक्स नहीं हो रहा है। डबल टैक्स हो रहा है किस मानों में कि पाकिस्तान में टैक्स कितना बना? 743,000 एवरेज रेट के हिसाब से। ओके, ये एवरेज रेट कैसे आ गया? ए डिवाइड बाय बी इंटू सी। ए क्या है? टैक्स लायबिलिटी, बी क्या है? टैक्सेबल इनकम, और सी क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम। तो फॉरेन सोर्स इनकम पर एवरेज रेट के हिसाब से टैक्स कितना बना? 743,000, मैंने राउंड ऑफ कर लिया। बाहर आपने कितना पे किया है? 6 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पाकिस्तान में डिफरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हाँ, अब ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहाँ तो आप क्या हुआ कि पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर वाला टैक्स आप यहाँ माइनस कर रहे हैं तो आप सिर्फ डिफरेंस पे कर रहे हैं, एक्सेस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि बाहर आपने ज्यादा पे किया हो, पाकिस्तान में टैक्स कम बन रहा हो, तो क्या करेंगे? देखिए उसके लिए एक बटन दबाएंगे। देखिए अगर मैं पिछले एग्जांपल में सिर्फ टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री फिगर चेंज कर रहा हूं, तो पता क्या हुआ? अगर यहाँ 8 लाख 6 लाख की जगह 8 लाख हो जाएगा, तो आप बताइएगा विच इज लोअर क्या हो रहा है? 743,000। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि अगर पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा है तो डिफरेंस यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, बाहर कम है यहाँ ज्यादा है। लेकिन बाहर ज्यादा है तो डिफरेंस आप माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ पाकिस्तान टैक्स माइनस करते हैं। बाहर जो आपने ज्यादा पे किया है वो आप जाने, फॉरेन कंट्री जाने, एफबीआर को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एफबीआर हर मामले में टांग नहीं अड़ाती है। तो उसको आप एक काम करें, अपने बुक में सिर्फ ये नोट कर लें कि अगर ये 6 लाख की जगह 8 लाख हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? अच्छा ना, अब मैं अगर जरा एक क्वेश्चन पढ़ लूं, फॉरेन इनकम अगर बिजनेस में किसी को कोई कंपनी हो तो फिर कंपनी का रेट नहीं लगाएंगे 25%। देखिए कोई अगर कंपनी का केस होता तो बजाय एवरेज रेट के हम क्या करते? डायरेक्ट 29% लेते हैं। कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 29% है। तो यहाँ आपने जो इंडिविजुअल है ना, तो आपने एवरेज रेट लिया 743,000 की वर्किंग के लिए। अगर कंपनी होता तो आप 29% टैक्स ले लेते और फिर देखते बाहर कितना पे किया है। तो कंपनी के केस में भी ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल है, ठीक है? अच्छा ना, अब एक और एग्जांपल सुनिएगा। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल नहीं बनाई कि आप सॉल्व करें क्योंकि आसान है, आगे वर्किंग आ जाएगी। देखिए अब एक और पैराग्राफ है, उसका जरा बैकग्राउंड सुनिएगा।
चलिए इसका पहले बैकग्राउंड सुने, बाद में पढ़ते हैं। देखिए बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान में आप टैक्स कब पे करते हैं? वैसे तो पे होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, ईयर एंड हो जाए, फिर आप अपने अकाउंट बनाएं, वो जो इनकम टैक्स का फॉर्म है जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, वो आप फाइल करें, तब आप टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करोगे ना, तो फिर पे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में एडवांस टैक्सेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बाद में बनने वाली है उसका मेजर पोर्शन या बाजू का ज्यादा ही आप पहले से पे कर चुके होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो फॉरेन कंट्री है इसमें ये हो सकता है कि आपने अभी वहां पेबल तो है, अभी आपने पेमेंट ना किया, ये पॉसिबिलिटी है कि फॉरेन कंट्री में टैक्स पेबल तो है लेकिन आपने ये पे नहीं किया है, तो क्या उस सूरत में आप रिबेट वर्कआउट कर सकते हैं? अभी तो आपने पेमेंट ही नहीं की बाहर, तो उन्हें क्या चलें काम करें, जरा पढ़ लें आप। तो एक बेनिफिट क्या दिया उन्होंने कि अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स पेबल है, अभी पे नहीं किया है, तो यहां आप रिबेट वर्कआउट कर लें, ये अज्यूम करते हुए कि पेमेंट हो चुकी है, लेकिन पेमेंट तो हुई नहीं है, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा साहब ऐसा ना हो कि आप बाहर भी पेमेंट ना करो और पाकिस्तान में भी टैक्स वर्कआउट कर लो, रिबेट वर्कआउट कर लो। तो फिर क्या किया उन्होंने कि आपको कहा रिबेट वर्कआउट करने, लेकिन उसके बाद आपके पास है 2 साल का टाइम, 2 साल के अंदर अंदर आप फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करने के बाद एविडेंस देंगे किसको? एफबीआर को। और अगर आपने एफबीआर को एविडेंस नहीं दिया तो वो जो रिबेट है वो रिवर्स हो जाएगा, जितना रिबेट है जो आपने टैक्स पेमेंट में माइनस किया था वो आपकी जेब से निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये फॉर्म ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ सकते हैं। अच्छा फिर है दैट फॉरेन टैक्स पेड ऑन फॉरेन इनकम ऑफ रेजिडेंट पे क्या कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत आसान है। देखिए बात के साथ जो फॉरेन कंट्री में आपने टैक्स पे किया है वो डेफिनेटली डॉलर में होगा, येन में होगा, किसी में होगा, तो जिस दिन आपने पेमेंट की है उस दिन का स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल रेट है, एक्सचेंज रेट, वो अप्लाई करते हैं। और वो भी जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम क्वेश्चन में इक्विवेलेंट टू पाक रुपीस फिगर गिवन होती है, ना गिवन हो तो फॉरेन करेंसी गिवन होगी और उसका रेट भी गिवन होगा। ओके, अच्छा उसके बाद अब ये पैराग्राफ मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट जरा इसके बारे में सुन लीजिएगा। वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे टैक्सेस है ना, इनकम टैक्स है और जनाब फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और जनाब टोल टैक्स है और जनाब बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो इस तरीके से किसी फॉरेन कंट्री में भी डिफरेंट टैक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ से इतनी सी बात की है कि बाहर जो आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स ही होना चाहिए, कोई और टैक्स ना हो। इनकम पे टैक्स हो और जिस तरह से पाकिस्तान में इनकम टैक्स है उसी तरह से वहां भी इनकम टैक्स हो। अच्छा हो सकता है कि वहां इनकम टैक्स ना कहें, कोई और नाम दे दें। जैसे यूके में क्या होता है, अगर कंपनी इनकम टैक्स पे करे तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और वही टैक्स इंडिविजुअल पे करे तो उसे कहते हैं इनकम टैक्स। तो बात एक ही है, लेकिन कोई और टैक्स ना हो एफडी टाइप का या कस्टम ड्यूटी टाइप का या टोल टैक्स टाइप का, ठीक है, उसका रिबेट आपको नहीं मिलेगा। चलिए अच्छा अब हम एक काम करते हैं, सुने, वो ये है कि अब आप रजिस्टर ले लें, एक जरा पेन रखें। डोनेशन का जो रिबेट है ना, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकेंगे, उसके लिए मैं आपको पहले कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ। उसके लिए एक इलस्ट्रेशन हम बना रहे हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो इलस्ट्रेशन आप कॉपी कर लें। ठीक है ना, टैक्सेबल सैलरी है 4.8 मिलियन, ये आप साथ साथ कॉपी करते रहें। टैक्सेबल अदर सोर्स है 1.2 मिलियन, फिर टोटल इनकम है 6 मिलियन। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टैक्सेबल इनकम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? टोटल इनकम। अच्छा इसमें से हम माइनस करेंगे ज़कात, और ज़कात माइनस करने के बाद जो फिगर है वो होगी टैक्सेबल इनकम। तो बात ये तो यहाँ तक आप जरा कॉपी कर लें या मुकम्मल हो जाए तो क्लिक कर लीजिएगा। हमारे जो 5 हेड्स है ना, सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनमें से जितने हेड्स एप्लीकेबल हैं उनका आप करें टोटल। उससे हम टैक्स इनकम नहीं कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे? टोटल इनकम। फिर उसमें से हम कुछ चीजें माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम।
अच्छा, वो चीजें लिस्ट डाउन की हमने पैरा नंबर 4.2 में, आगे पैरा आएगा 4.2, उसमें लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो उसमें से फिलहाल हम सिर्फ ज़कात की बात कर लेते हैं। देखिए ज़कात, तो बात के साथ एक तो ज़कात का कंसेप्ट इस्लामिक है, वो तो अपनी जगह है, और एक पाकिस्तान का अपना ज़कात ऑर्डिनेंस है, ज़कात ऑर्डिनेंस 1980। ओके, अच्छा ना, उस ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत अगर आप ज़कात पे करते हैं तो उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। कैसे? आप ज़कात की फिगर को टोटल इनकम में से माइनस कर दें, और जब माइनस करेंगे तो आपकी टैक्स इनकम कम हो जाएगी, तो आगे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब हम जरा देखते हैं कि ज़कात कौन सी आप माइनस करते हैं। तो सुने जरा, ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात कैसे पे की जाती है, उसका मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए वो ये है कि, अच्छा देखिए, ज़कात की जो परसेंटेज है वो है 2.5% ऑफ नेट वेल्थ, यानी ज़कात जो है वो इनकम की परसेंटेज नहीं होती। 2.5% ज़कात होती है किसकी? एसेट्स का। किस एसेट पे है, किस एसेट पे नहीं, वो सब एक डिस्कशन है बहरहाल। ओके, अच्छा तो अब ऐसे में ये फिगर ज़कात की तो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हमने उसको माइनस कर दिया, लेकिन अब कौन सी ज़कात माइनस करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, सुने जरा। होता ये है कि फर्स्ट रमजान बैंक्स बंद होते हैं, और वो क्या करते हैं, जितने बैंक अकाउंट हैं वहां से उन्होंने 2.5% ज़कात माइनस किया, और गवर्नमेंट का एक ज़कात फंड है, गवर्नमेंट का एक सेंट्रल ज़कात फंड या फेडरल ज़कात फंड है, तो गवर्नमेंट के ज़कात फंड में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और वहां से फिर जाता है गरीबों के पास। और आपको पता है गरीब किसे कहते हैं। ओके, अच्छा ना, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कंपनीज हैं जब वो डिविडेंड पे करती हैं तो उसमें से वो ज़कात माइनस करती हैं, शेयर्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर। ओके, और वो ज़कात का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है? गवर्नमेंट के ज़कात फंड में, और वहां से फिर गरीबों को बच जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद गरीब किसे कहते हैं? पॉलिटिशियंस। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ओके। वो बेचारे बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। चलें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा गरीब की डेफिनेशन जरा आपको बता सकूं। बहरहाल अच्छा, इस तरीके से अगर किसी ने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज कर लिए, ओके, तो चलिए मैं एक चीज डिस्कस करूँ। देखिए, आप में से किसने का गरीब कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस। ये बेसिकली चूंकि आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, इसलिए आपको मीडिया पे आकर के पूरी कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको बिल्कुल माफ, या तो आप साबित करें, और साबित नहीं कर सकते तो आप क्या करें? मीडिया पे आके पूरी कौम से आप रो रो के माफी मांगें। ठीक है, चले बहरहाल। अच्छा, हम बात करते हैं कि ज़कात। अच्छा, अब नेशनल सेविंग सेंटर अगर किसी ने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लिए तो वो क्या करते हैं? सूद पे करते वक्त ज़कात माइनस कर लेते हैं। यानी पाकिस्तान में सूद में से ज़कात माइनस होती है, ताकि, अच्छा सारी सी बात ऐसी, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर सूद पर या हराम माल पर, डाके के पैसे पर अगर आप ज़कात पे कर दें तो क्या हो जाएगी? हलाल, इब्ने हलाल। ठीक है, ओके, बहरहाल। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा, असल कंसेप्ट क्या है। अगर ज़कात आप अपने किसी रिलेटिव को पे कर दें तो वो ज़कात यहां से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्लामिक ज़कात तो होगी, पाकिस्तानी ज़कात नहीं होगी। तो पाकिस्तानी ज़कात क्या होती है? जो आपकी जेब से निकल करके और ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नमेंट के पास जाए, या किसी और तरीके का ज़कात का एक अलग कंसेप्ट है। तो देखिए, अब अगर मिसाल के तौर पर आपके पास क्वेश्चन में बहुत आता है ज़कात पे, ये नहीं बताया कैसे पे की, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ज़कात हमने पे की है थ्रू ज़कात ऑर्डिनेंस, आप उसको माइनस कर लेंगे। लेकिन किसी एक दो क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ, उन्होंने कहा ज़कात डिडक्टेड बाय द बैंक, और फिर उन्होंने कहा ज़कात पे टू रिलेटिव्स। तो जो रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ कौन हो सकता है? एफबीआर या गवर्नमेंट। ओके, अच्छा उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या किया आपने? ये सैलरी केस है, क्योंकि आपने क्या किया? 4.8 मिलियन डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम नहीं, डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 5950। ओके, तो ये 75% से ज्यादा है। ठीक है ना, तो हमने कहा ये क्या हो गया हमारे लिए? सैलरी केस। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद अब 5 मिलियन पर हो गया 6,70,000,
एक्सटेंडिंग फिगर का 22.5%, ये तो हो गया ग्रॉस टैक्स। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लें या क्लिक कर लीजिएगा, टाइम भी जरा और हो रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं सकता ऊपर ये फिगर गिवन है, हमारे जो मिस्टर सी उन्होंने 2 लाख रुपए का डोनेशन पे किया है। तो अब ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि डोनेशन कैसे पे कर सकते हैं, किसको पे कर सकते हैं, और उसकी मजीद कंडीशंस क्या हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर ये है कि जितना हमने डोनेशन पे किया है उस पर हम इस तरह से रिबेट कैलकुलेट कर लेंगे, ए डिवाइड बाय बी इंटू सी। तो ए यहाँ पर क्या है, टैक्स लायबिलिटी। कौन सी टैक्स लायबिलिटी? इस रिबेट को कैलकुलेट करने से पहले, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिबेट से पहले अगर कुछ और रिबेट्स हैं, फुल टाइम टीचर वाला, बहबूद वाला या कोई और, वो सब हम माइनस कर चुके हैं, और उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो है ए डिवाइड बाय बी। बी क्या है, टैक्सेबल इनकम, और सी क्या है, अमाउंट ऑफ डोनेशन। ठीक है, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि डोनेशन पर जो हमें रिबेट मिलेगा वो किस रेट से मिलेगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स के एतबार से। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हमारे इसी मिस्टर सी ने डोनेशन भी दिया है और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी परचेज किए, तो उस पर रिबेट मिलता है। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट पता क्या है, वो ये है कि यहाँ पर भी a डिवाइड बाय b इंटू सी, तो a क्या होना चाहिए, 883,750 या 854,044। तो बात के साथ यहाँ पर उन्होंने ये बात स्पेसिफाई कर दी कि यहाँ पर आप टैक्स लायबिलिटी वही लेंगे जो आप डोनेशन के लिए लेते हैं। अच्छा, बहबूद का चले मैं स्लाइड चला दूंगा तो आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए। अच्छा ना, अब केस क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, होना तो ये चाहिए कि यहाँ फिगर ने 854,044, लेकिन एक जगह उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप शेयर्स के लिए भी वही ए लेंगे जो कि आपने डोनेशन के लिए लिया है, और आगे एक और रिपीट आएगा अप्रूव पेंशन फंड एपीएफ, उसके लिए भी वही ए लेंगे जो कि, खैर ये मैं बात आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करेंगे। तो इसको आप एक काम करें, क्लिक कर लें, ताकि हम किसी और की तरह से रिक्वेस्ट आइए कि बहबूद वाला भी जरा स्लाइड दिखा रहा ताकि उसको भी वो कॉपी कर लें। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप कॉपी कर चुके होंगे, क्लिक कर चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें काम ये करें कि बाकी स्लाइड्स, ताकि आप इसे कॉपी कर सकें, और वो जो बुक में नहीं है। ठीक है, खास तौर पर देखिए, ओके, अगर मैं इसको शुरू से लेके चलूँ तो आप लोग अपना फोन हाथ में रखें, और अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो ये स्लाइड कॉपी कर सकता है, मतलब क्लिक कर सकता है। क्लिक करें इसको। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं, ये आप क्लिक कर सकते हैं। मैं 3 तक गिनते गिनूंगा, 1 2 3। अच्छा, किसी ने ये, अच्छा, ये मैं काम कीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन है एवरेज का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल जरा आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो आपको कॉपी करना है, ये नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा ना, ये आपने, हमने अलग से क्वेश्चन दिया था, तो इसको जरा आप लोग क्लिक कर लें, जैसे मिनट, या क्लिक करें 1 2 3, 1 2 3, ये वर्किंग क्लिक कर लें, 1 2 3। अच्छा, ये सब कुछ वहाँ मौजूद है, ये क्लिक कर लें, 1 2 3। अच्छा, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद हैं सारी के सारी। ठीक है, अच्छा, ये नहीं थी, इसको आप क्लिक कर लें, 1 2 3। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।